नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। उत्तर प्रदेश में किसानों के एक बार फिर से केंद्र सरकार के तोहफे के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत पर क्या उसका असर पड़ने वाला है, समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे खास मेहमानों के साथ उत्तरकाल में। मेरे साथ बालकृष्ण पांडे जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, धर्मेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मनोज जागलान किसान नेता हैं, पुष्पेंद्र चौधरी जी किसान नेता है, रामपाल जाट जी किसान नेता है। पहले आपको सबसे इस मुद्दे पर क्या रिएक्शन है टिकैत का वो सुनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे चर्चा में। फैसला लिया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, a scheme which has really made a big difference in farmers' lives, उसका एनहांसमेंट, उसके एलोकेशन को एनहांस किया गया, 69,515 करोड़ किया गया। और ये जिस तरह का अभी तक का अनुभव आया है, जिस तरह से इस स्कीम में यूटिलाइजेशन, जिस तरह से रिस्पांस मिला है, जैसे किसानों के जीवन में जो रियल परिवर्तन आया इस स्कीम से, उसके कारण इस एलोकेशन को एनहांस किया गया है। साथ ही साथ एक 800 करोड़ रुपीस का फंड क्रिएट किया गया है, जो कि फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, बेसिकली किसानों के संबंधित मामलों में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, और स्पेशली इंश्योरेंस में, बीमा में, फास्टर असेसमेंट हो। क्रॉप डैमेज अगर हुआ है, एडवर्स वेदर के कारण कोई प्रॉब्लम आई है, तो उसका असेसमेंट फास्ट हो, क्लेम सेटलमेंट फास्ट हो, और टेक्नोलॉजिकल ट्रूथ से डिस्प्यूट्स में कमी आए। टेक्नोलॉजिकल मेजरमेंट से डिस्प्यूट्स में कमी आए, इसको ध्यान में रखते हुए एक फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी क्रिएट किया गया है। ये फंड क्रिएट करने से, केंद्र सरकार के इस फैसले से कितना फायदा देखते हैं आप? बालकृष्ण जी जुड़े, मनोज जागलान जी। मनोज जी जागलान जी, कितना कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इस फैसले को? देखिए मीना शर्मा जी, फैसला महत्वपूर्ण हो, जो भी किसानों के लिए कदम उठाए गए हैं उसका सरकार का हम स्वागत करते हैं। लेकिन जो किसानों की असल मांग है उस बात पर कोई विचार करने को तैयार नहीं है। किसानों की असल मांग, अगर किसानों को फायदा देना है, अगर देश के किसानों को सुरक्षित रखना है, तो सबसे जरूरी इस देश के किसानों के लिए एमएसपी का गारंटी कानून जरूरी है, जिसको लेके आज भी पूरे देश में एक ऐतिहासिक किसान आंदोलन चला हुआ है, जिसकी तरफ सरकार बिल्कुल ध्यान देने को तैयार नहीं है, जिसकी सरकार बात करने को तैयार नहीं है। जो उत्तर भारत के सबसे बड़े किसान नेता आदरणीय सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हैं, जो बीकेयू एकता सिद्धूपुर के हेड हैं, वो पिछले 38 दिनों से आमरण अनशन पे है। उन्होंने अन्न का त्याग कर रखा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं होती। उनकी इतनी ही मांग है कि अगर आप देश के किसानों का भला चाहते हो तो भाजपा सरकार से गुहार लगा चुके हैं कि आप अपने किए वायदों को पूरा कीजिएगा। आप पूरा कीजिएगा एमएसपी के गारंटी कानून बनाने के वायदे को, आप पूरा कीजिएगा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने को, आप पूरा कीजिएगा जो आपने वायदे किए थे कि हम किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे। देखिए, जो सब्सिडीज जो किसान के नाम पे दी जा रही है उसका किसानों को इतना खास जोर तो फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इतना जरूर है कि अगर किसान को एमएसपी का गारंटी कानून दिया जाए तो किसान बच सकता है। अन्यथा ऐसी सुविधाएं जो सरकार दे रही है उसका किसानों के जीवन पर कोई अच्छा खासा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। 2016 से लेके और 2022 तक एक डाटा है जो ये कह रहा है, जो भारत की जो संसदीय समिति है उसने अपने रिपोर्ट में सबमिट करवाया है संसद को, कि भारत के जो ग्रामीण परिवार है उनमें 2016 में जो 47.4% ऋण की दर थी, अब वो बढ़ के 52% हो गई है। भारत का किसान कर्जदार होता जा रहा है। ग्रामीण अंचल के जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, वो बिल्कुल पूरी तरह बर्बाद होते जा रहे हैं। इसलिए जिन चीजों की जरूरत है आप उन चीजों को केंद्र लागू करके सरकार के दिखाइए। फैसले से किसान को बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है। आपकी बात को मैं समझूं तो रामपाल जी जाट जी, आपका भी वही मत है जो कि मनोज जागलान जी का है, कि सरकार ने एक तरह का लॉलीपॉप दिया है। अश्विनी वैष्णव जो भारत सरकार के मंत्री हैं, बड़े जोर शोर से खुश हो रहे थे, ऐलान कर रहे थे।
अपना ये जो ऑडियो प्रथम कैबिनेट हुई 2025 की, जिसको हमारे केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि किसानों को तोहफा दिया गया। डीएपी की जब जरूरत थी उस समय तो किसानों ने एक बैग के 3,000 रुपए तक चुकाए डीएपी लिया, सरकार की तरफ से डीएपी मिला नहीं। ये सही है कि सरकार उसमें अनुदान दे रही है, तो हम तो एक चीज चाहते हैं, आप हमें अनुदान मत दो, आप तो हमें हमारी फसलों का दाम दे दो, और यदि हमें दाम दे दो तो यूरिया जो हम खरीदेंगे, डीएपी खरीदेंगे, बाद देने की सरकार की घोषणा है। यदि उसके अनुसार हमको लाभांश मिल जाता है लागत पर, तो आप किसका कितना कीमत रखते हो, ये हमारे लिए उतना अर्थ नहीं रखता। ये अर्थ रखेगा केवल उपभोक्ता को सस्ता मिले उसके लिए। तुम चाहेंगे सरकार उपभोक्ता के लिए जो भी सब्सिडी देना चाहे उसको सस्ता देने के लिए जरूर दे, लेकिन किसानों को उनके उत्पादों के दाम देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून ये मिलना ही चाहिए। आज राजस्थान में मूंग सबसे ज्यादा पैदा होता है, आधा मूंग पैदा होता है पूरा हिंदुस्तान का अकेले राजस्थान में, और मूंग की 2 महीने में खरीद हुई है कुल उत्पादन में से 5%। जो 25% की बात कही उतनी भी नहीं, उसका भी जो लक्ष्य तय किया वो भी इससे ज्यादा। तो आप मूंग नहीं खरीद रहे। मेरा सवाल ये था कि सरकार का मौजूदा फैसला जो है उससे कितने आप लोग खुश हैं, और आपका जवाब उसके एकदम अलग जो किसानों की समस्याएं हैं वो एज इट इज हैं उस तरफ होने से ये समझ में आता है कि केंद्र सरकार के इस ऐलान से किसान कोई बहुत ज्यादा उत्साहित या खुश नहीं है। धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, सरकार ने प्रयास किया है, इस प्रयास से किसानों का खुश नहीं होना लाजमी है। देखिए मीना जी, वही मैं कह रहा था जो कि सोने की चोरी करे करे सुई को दान। हमारी जेब पे तो कैंची चला रहे हो और दान की बात कर रहे हो। इसलिए ये छोटे मोटे जो फैसले हैं ये किसान की समृद्धि को प्रभावित नहीं करेंगे। डॉक्टर मीना जी जी जी, वही इसीलिए तो मैं आपकी बात बालकृष्ण पांडे जी जो प्रवक्ता बीजेपी के हैं उनसे पूछूंगी। उससे पहले धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, धर्मेंद्र जी, सरकार में रहते हुए काम करते हैं और जब कोई फैसला लेते हैं तो सरकार बड़ी तैयारी करती है, उत्साहित होती है, और जब किसानों की तरफ से इस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है तो कैसा लगता होगा? देखिए मीना जी, पहली बात तो ये किसानों को कोई छूट मिल गई, कोई उनको लाभ दे दिया गया है, बिल्कुल नहीं है। अब इसके पीछे मैं बताऊंगा आपको कि क्या एक्चुअल में किया क्या है सरकार ने। उससे महत्वपूर्ण है जिस वर्ग के लिए आप काम कर रहे हैं, जिसको रिलीफ देने की बात कर रहे हैं, उसकी डिमांड क्या है, उसकी जरूरतें क्या है, उसके नेताओं की से वार्ता करके आपने चीजों को समझा है कि नहीं समझा, ये महत्वपूर्ण था। किसान नेता लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उनकी अपनी मांग है, वो लगातार लिखा पढ़ी में कई बार सरकारों तक वो पहुंचा भी चुके हैं, विभिन्न माध्यमों से पहुंच भी रही है। तो कम से कम सरकार को अगर सच में किसानों को हित करना चाहिए था तो उनकी जो मांगे थी एमएसपी की गारंटी, लोन माफी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से लेकर के मनरेगा मजदूरी 700 रुपए करने से 200 दिन की रोजगार गारंटी देने से लेकर जो मांगे थी उससे रिलेटेड कोई फैसला लेते तो एक बार सोचा जाता कि किसानों के हित के बारे में सरकार सोच रही। सवाल ये है कि आपने उर्वरक में कोई छूट तो दिया नहीं, ये कहा कि दाम बढ़ेगा नहीं। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, दाम ना बढ़ाना कौन सा जो है बड़ा काम हो गया। दूसरी बात, उसके पीछे दाम सरकार ने रोकने का उपाय क्या किया, कंपनियों को सब्सिडी में छूट दी। अब उसका क्या है, जो उर्वरक भारत में उर्वरक का जो निर्माण होता है उसमें करीब करीब डीएपी 50 से 60% इंपोर्ट होती है और करीब करीब म्यूरेट ऑफ पोटाश 100% बाहर से आता है। इन दोनों चीजों की जो पेमेंट होता है वो डॉलर में होता है, और जो रुपया वर्सेस डॉलर की स्थिति है करीब 85-86 रुपए, 85.73 रुपए आज पहुंच गया है। तो ये सब्सिडी तो केवल आपको रुपए को बैलेंस करने के लिए जो इंपोर्ट कास्ट पड़ती थी उसका जो जो उसका वैक्यूम आ रहा था, जो आपके रुपए की कीमत गिर जाने से, उसको ही कम करने के लिए किया है। इसमें किसान से रिलेटेड कोई मामला ही नहीं है, किसान को तो कोई छूट लाभ देने का काम ही नहीं किया है।
इन्होंने कंपनियों, ये कहना अलग है, कंपनियों को खरीदने के लिए जो दो चीजें मैं बता रहा था बड़े पैमाने पर, डाइमोनियम फास्फेट डीएपी जिसको बोलते हैं 50 से 60%, और म्यूरेट ऑफ पोटाश जो 100% बाहर चाहते हैं, इन दोनों की जो परचेज कास्ट है वो बैलेंस बना रहे, सिर्फ इतना ही काम किया है गवर्नमेंट ने। दूसरी बात जी, दूसरी बात वो कह रहे थे फसल बीमा का, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है फसल बीमा का रेशियो चेक करा लीजिए, किसानों को कितना मिला, कितना उनको उसका लाभ मिल पा रहा है। दूसरी उन सारी चीजों से बड़ी बात है जो हमारे किसान नेता यहाँ उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या किसान नेताओं से बात करके, वार्ता करके, उनकी बुनियादी जरूरतों को समझ करके सरकार ने कोई फैसला लिया, ये महत्वपूर्ण है। इसी से नीयत का खुलासा हो जाता है कि आप किसानों की जो वादा करते थे, किसानों की आय दोगुनी करना है हमें, अपने मैनिफेस्टो में लेके आए थे, लेकिन सच ये है कि आप दूर दूर तक किसान के हित के बारे में सोचते ही नहीं। जी, बालकृष्ण पांडे जी, मेरे ख्याल से आपने सभी पैनलिस्ट को सुना है। सरकार ने ये फैसला लेने से पहले क्या सोचा, किससे विचार विमर्श और सुझाव के बाद लिया गया? मैं बहुत गंभीरता के साथ डॉक्टर मीना शर्मा जी कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने साल के वर्ष के जो कैबिनेट की पहली बैठक में जो निर्णय लिया है वो निश्चित रूप से किसानों के लिए लिया है। इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की किसान के विकास की जो प्रतिबद्धता है, किसानों के हित में काम करने की जो भावना है, या किसानों को लेके जो प्रधानमंत्री जी की स्पष्ट मंशा है कि किस तरीके से इस देश का किसान उन्नत हो, विकास करे, और कैसे भारत जैसा कृषि प्रधान देश, कैसे हम कृषि के आधार पे विकसित हो सकते हैं, उस पे लेके एक काम उन्होंने गंभीरता से किया है। पूर्ववर्ती सरकारों में जिस प्रकार से किसान आत्महत्याएं करते थे, लगातार महाराष्ट्र से लेके, हेलो जी, हम पूर्ववर्ती सरकारों की चर्चा नहीं मेरी कर मेरी बात मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं उसको उदाहरण तो देना पड़ेगा ना, चूंकि अगर फसल बीमा की बात होगी तो फसल बीमा की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी बात तो होगी, इसकी चर्चा करनी पड़ेगी। क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों में जिस प्रकार से किसान आत्महत्याएं करते थे, चाहे वो महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़, देश के विभिन्न क्षेत्रों में किसान आत्महत्या करते थे, तो उस आत्महत्या ना करे यदि उनका नुकसान हो, तो फसल बीमा के माध्यम से किसानों के हित को सुरक्षित, संरक्षित और उनके जीवन को संरक्षित करने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने जो किया है, निश्चित रूप से 21-22 से लेकर आज तक 70,000 करोड़ का लगभग उसका बजट है। 70,000 करोड़ का बजट किसानों की सुरक्षा के लिए, किसानों के हित के लिए, किसानों का जीवन संरक्षित रहे, इसके प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। और ये सही बात है कि 1350 रुपए तो कांग्रेस छोड़ के गई थी डीएपी का रेट, 1350 रुपए से डीएपी का 50 किलो का बैग हमने नहीं बढ़ने दिया है। तो ये जो बढ़ोतरी थी, तो कांग्रेस सरकार, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जितनी भी कीमतें बढ़ी हो, लेकिन हमने 1350 से 1 रुपया भी नहीं बढ़ने दिया। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की प्रतिबद्धता, किसान के हित में उनकी कार्य करने की भावना, ये स्पष्ट रूप से इससे दिग्दर्शित और प्रदर्शित होती है। दूसरी बात यह है, हो सकता है कि किसान नेताओं के ऊपर प्रभाव हो किसी चीज का, अन्य चीजों का भी प्रभाव हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के 65-70% की जो आबादी है, जो कृषि पे आधारित है, डेयरी पे आधारित है, उसकी सुरक्षा, संरक्षण और उनके विकास के लिए हम स्पष्ट रूप से प्रतिबद्ध है। निश्चित रूप से जो देश का अपना एक बजटीय ढांचा है, उसके अनुरूप हम उस व्यवस्था के अनुरूप किसानों के हित में सदैव ही हम काम करेंगे, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है। रही बात एमएसपी की बात, इन्होंने कई 6 फसलों पे एमएसपी है। आज लगभग, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। आज लगभग 6 फसलों पे हमने एमएसपी दी हुई है। अगर आप गेहूं भी देखें तो लगभग 24,500 रुपए आसपास के पास पर क्विंटल हमने गेहूं की भी एमएसपी हम दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसकी जो नीतियां हैं, वो किसान के हित में है, वो किसान परख है, किसान की विकास के लिए है। और दूसरी बात, धर्मेंद्र जी ने अभी बहुत सारी बातें कही हैं। कितना गन्ना किसानों का आपने भुगतान कर दिया? गन्ना किसान कितना आत्महत्या करते थे, आज गन्ना किसानों का 1 रुपया भी बकाया नहीं। उत्तर प्रदेश में ही आप ये स्थिति देख लीजिए। तो आलोचना करने के लिए तो ठीक है, बहुत सारे विषय है, आप बोलते रहिए और करते रहिए, लेकिन इस देश का जनमानस भारतीय जनता पार्टी की जो किसान परक नीति है, किसान के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है, उसके लिए स्पष्ट रूप से जागरूक है। आपका कहने का मतलब है कि किसानों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला है, किसान उससे खुश होंगे, आपको बहुत, इससे आपके प्रति किसानों के मन में सोच भी बदलेगी। लेकिन किसान वर्ग से जुड़े हुए जो वरिष्ठ नेता जन है, उनको ऐसा क्यों नहीं लग रहा बालकृष्ण पांडे जी?
हो सकता है उनकी अपनी प्रतिबद्धताएं हैं, उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी किसान को लेकर उनकी भी अपनी सोच होगी, तो निश्चित रूप से वो अपनी बात एक फोरम के तहत रखते हैं सरकार के समक्ष, और जितनी जो उसमें से उपयुक्त बातें होती है मुझे लगता है कि सरकार उनको मानती भी है, गंभीरता के साथ उनको सुनती भी है। और हाँ, एक बात स्पष्ट है कि हो सकता है कि हरियाणा के किसान को महाराष्ट्र के किसान का दर्द ना पता हो, तो जो भी किसान नेता बैठे हैं मुझे लगता है हरियाणा और पंजाब और इसके आसपास के लोग बैठे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि में पूरे देश का किसान किसान है, पूरे हर प्रदेश का किसान किसान है। उसके लिए जो आवश्यकता है, उसके लिए जो कार्य है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार संकल्पित है, प्रतिबद्ध है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जी, प्रतिबद्धता पे संदेह नहीं होना चाहिए। एक्शन पर चर्चा जो हो रही है उससे मतलब किसान वर्ग अगर संतुष्ट नहीं है और आपको लगता है कि आपने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है, रामपाल जाट जी, कैसे सरकार तक आप अपनी बात को फिर आंदोलन पर इसका क्या असर, मतलब आंदोलन एज इट इज? रामपाल जाट जी। डॉक्टर मीना शर्मा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसका हमने हिसाब किया 5 साल का, वो भी संसद में पेश किया सरकार ने, उसके आधार पे 1 वर्ष में कंपनियों को 734 करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं लाभ के, और किसान से प्रीमियम तो वसूल कर लिया जाता है लेकिन उसका क्लेम नहीं दिया जाता, और क्लेम नहीं देने के कारण किसान जगह जगह लड़ाई लड़ रहे हैं, जगह जगह उनकी जूतियां घिस गई, क्लेम मांगते मांगते वो किसानों को प्राप्त नहीं होता। आज भी अधिक संख्या में किसान ऐसे हैं जिनको क्लेम प्राप्त नहीं हुआ, चाहे 2024 की बात हो, 2023 की बात हो, 2022 की बात हो। तो जब आपको क्लेम देना ही नहीं है और प्रीमियम ले रहे हो किसान की जेब से भी, राज्य की ओर से भी, केंद्र की ओर से भी, और ये जो राज्य का केंद्र का पैसा, ये भी किसानों का पैसा है, टैक्स का पैसा है, तो एक नया वो बन गया मुआवजे तर्क, वो हो गया पैसा किसानों का, तंत्र सरकारों का और लाभ कंपनियों का। ये हो गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नया अर्थ। इसलिए यदि ये कहते हैं हम इसको 1 साल और कंटिन्यू रखेंगे, हमने कंटिन्यू कर दी, सफलता है क्या? हम तो यदि ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जितने किसानों का प्रीमियम लिया गया है उन सबको प्रीमियम के साथ उनकी बीमा पॉलिसी उनके हाथ में दी जाएगी, जो सरकार ने घोषणा की हुई है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, रसीद उनको दी नहीं जाती, बिना उनकी सहमति के उनकी बैंक अकाउंट से प्रीमियम के पैसे काट लिए जाते हैं, बैंकों को 4% का उसमें कमीशन है, और किसान टुकुर टुकुर देखता रहता है, इसके अलावा किसान के पास कुछ बचता नहीं। तो किसानों का पैसा होते हुए भी किसानों को क्लेम से वंचित करना, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो मॉडल सामने आया है, ये तो कंपनियों के लिए ज्यादा हितकर है। इसलिए कंपनियों के पक्ष की बजाय यदि इसके जो गाइडलाइन है, इसकी जो मार्गदर्शिका है, उसमें संशोधन करे, इसको स्वैच्छिक करे, तो मैं सोचता हूँ इसमें किसानों को लाभ हो सकता है। और एकदम 2016 से लगातार कहते हैं ये संशोधन करते हैं मामूली से, और मामूली संशोधन के आधार पर शुरू कर देते हैं, हमने अच्छी बना दी। अरे अभी आपने अच्छी बनाई नहीं, जितनी अच्छी बनेगी उतना तो किसान ही खुश हो जाएगा। इसलिए आप किसान के लिए क्या डीएपी की, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, इन योजनाओं के आधार पर भी आकलन करते हो, मूल्यांकन करते हो, तो मैं सोचता हूँ उनका आकलन मूल्यांकन गलत सही नहीं है, उचित नहीं है। मनोज जी, क्या है कि सप्लाई एंड डिमांड का अपना एक थ्योरी है अर्थशास्त्र में। आप लोगों की जितनी मांग है उतना पूरा करना सरकार के लिए संभव नहीं है, ये भी आप समझते हैं, जानते हैं? जी समझते हैं मैम। लेकिन डॉक्टर मीना शर्मा जी, आप एक बात देखिएगा, सबसे पहले मैं अपने जो बड़े भाई बालकृष्ण पांडे जी, उनकी बात में सुधार कर दूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसको सुरक्षा कवच के नाम पे किसानों के ऊपर थोपा गया, उस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने किसानों के साथ जो धोखा किया, आप एक बात देखिएगा, 2016-17 से लेकर 2022-23 वर्ष तक
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने 1,97,657 करोड़ रुपए का जो प्रीमियम है वो किसानों से कलेक्ट किया, लेकिन किसानों को दिया कितना? 1,40,038 करोड़ रुपए का। मात्र 7 साल के अंतराल में देश के किसानों से बीमा कंपनियां 57,619 करोड़ रुपए कमा के ले गई। दूसरी सबसे बड़ी बात, जिन बीमा कंपनियों को जो गाइडलाइन दी गई थी, आपका हर एक जिले में मुख्यालय होना चाहिए, आप किसानों जो किसान आपसे बात करने आए, तो किसी भी जिले में, मैं अपने आसपास के जिलों की बात कर रहा हूं, मैंने नहीं देखा किसी भी बीमा कंपनी का कार्यालय। तीसरी बात, जो बीमा क्लेम देने के लिए जो एक दायरा बनाया गया, पहले क्या था कि पूरे ब्लॉक को एक यूनिट माना गया और एक यूनिट में जब तक 75% किसानों की फसल खराब नहीं होगी तब तक बीमा कंपनियां बीमा नहीं देंगी। उसके बाद किसान संगठनों ने जब आवाज उठाई तो वो एक गांव बना दिया गया, एक गांव को एक यूनिट। जब तक एक गांव के 75% किसानों की फसल बर्बाद नहीं होगी तब तक बीमा कंपनियां बीमा नहीं देंगी। अब दूसरी बात मार्केट की आपने कही कि सप्लाई एंड डिमांड का जो रूल है, आप एक बात देखिएगा कि जब भी हम बात करते हैं इस देश में, जब देश खाद्यान्न तेलों में आत्मनिर्भर बन सकता है, तो क्या जरूरत है इस देश में एक साल में मात्र 1,45,000 करोड़ रुपए के खाद्यान्न तेल बाहर से मंगाने की? क्या जरूरत है इस देश में 30,000 करोड़ रुपए की दालों का इंपोर्ट करने का? तो सोचने की बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब किसान को फायदा होने की बात आती है तो एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया जाता है। तो देखिए, सरकार मार्केट एंड डिमांड एंड सप्लाई का रूल है उसको भी सरकार फॉलो नहीं कर रही, वो सारा किसानों के ऊपर ही थोपा जा रहा है। तीसरी एक बात मैं आपको बता दूं मीना शर्मा जी, ओईसीडी एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। उस संगठन ने अपनी 2022-23-24 का जो रिपोर्ट दिया उसमें कहा है कि सरकार ने जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो बैन लगाया है, उस बैन की वजह से देश के किसानों को 120 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हुआ है, लगभग मोटा मोटा 8.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान भारत की सरकार ने भारत के किसानों को एक साल में करके दे दिया। तो देखिए, हम बार बार सरकार से, आज भी हमारा आंदोलन चला हुआ है, 325 दिन हमें आज सड़कों पे बैठे, ठंड के मौसम में हो गए हैं, हम गर्मी में भी सड़कों पे रहे, उससे पहले हम सर्दी का मौसम भी हमने झेला है। सरकार की तरफ से कोई भी किसानों की सूद लेने वाला नहीं है, किसानों से बात करने को तैयार नहीं है। किसानों के एक नेता अपना जीवन दांव पे लगाए हुए हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, और सरकार कह रही है जी हम किसान हितैषी, हम किसानों के हितों की बात करते हैं। अब अगर आप किसानों के हितों की बात करते हो तो बाल कृष्ण पांडे जी, माननीय जो कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान जी, उनको कहिएगा कि देश के किसान सड़कों पे हैं, शंभू और खनौरी बॉर्डर पे लाखों की संख्या में बैठे हैं, वहां से कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, तमाम देश के राज्यों के किसान वहां जुड़े हुए हैं। तो आप उनसे भी जाके एक बार बात कीजिएगा। और जो सरकार बार बार कह रही कि जी हमने, एक और बात, 2017 में जो भाजपा के कृषि राज्य मंत्री थे रामनाथ ठाकुर जी, वो सरेआम संसद में एक बात कह देते कि जी हमने तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करके देश के किसानों को दे दिया। लेकिन गजब की बात है, ना पक्ष की तरफ से ना विपक्ष की तरफ से इस बात पर कोई आपत्ति करता है कि जो देश के किसानों को फसलों की भाव दे रहे वो A2+FL फॉर्मूले के हिसाब से दे रहे, उस पर 50% लाभकारी मूल्य का, जबकि स्वामीनाथन आयोग का जो फॉर्मूला है वो C2+50% लाभकारी मूल्य का है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पे तो कोई बात ही करने को तैयार नहीं है। इसलिए हम तो ये कह रहे हैं, देश के किसानों के हालात काफी बुरे हैं, आप इनकी सूद लीजिएगा। देश का किसान पिछले 4 साल से सड़कों पे है, 5वां साल होने को है, हमारा 9 वर्ष भी सड़कों पे मना है। तो एक बार देश के किसानों से जो उनकी जायज मांगे हैं वो पूछिएगा। क्यों आपने हरियाणा में लैंड एक्विजिशन एक्ट 24 अगस्त 2021 को बदल के किसानों की जमीन छीनने के कानून बना दिए? तो ये सवाल हमारी सरकार से है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई हमसे बात करने की चेष्टा नहीं करता, ना कोई बात करने आता है। धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, इतना जबरदस्त विरोधाभास है। एक तरफ सरकार के मंत्री बड़े संतुष्ट और खुश होके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक चीज बता रहे, और दूसरी तरफ किसानों को जब हम सुन रहे हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा गैप है। देखिए मीना जी, अभी हम भारतीय जनता पार्टी के साथी को सुन रहे थे, वो एक नेशनल चैनल पर गलत बयानबाजी कर रहे थे। हमने अभी आपने सुना है जिस तरह से रामपाल जाट साहब को और मनोज जी ने बिल्कुल ठीक कहा। 2 चीजें, एक तो जो किसानों को फसल बीमा है वो भारत सरकार बिल्कुल जजिया कर की तरह इम्पोज करना चाहती है। वो सरलता करने के बजाय वो जबरन किसानों से भी वसूली करना चाहती है, वो चाहे बैंकों के माध्यम चाहे कंपनियों के माध्यम से। उसमें सरलीकरण की बात थी, उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। अब इन्होंने कहा किसानों की गन्ना किसानों की बात की, और दूसरी बात की कि आत्महत्या दर, तो ये एनसीआरबी का आंकड़ा पढ़ ले, आत्महत्या दर करीब करीब 4% बढ़ गई, और 2021 के मुकाबले 22 में ज्यादा बढ़ गई, 22 के मुकाबले 23 में। ये इनको पढ़ के आना चाहिए था।
दूसरी बात जो किसानों को गन्ना भुगतान की बात कर रहे थे, आज की खबर कल पहले नववर्ष के दिन की पहली पढ़ लें। गोला गोकर्णनाथ एक मिल है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें किसान जो गन्ने का वो टैंकर नहीं होता, गन्ने का उसको डोंगा बोलते हैं, गन्ने के डोंगे में किसान कूद गए और पेराई प्रभावित हो गई, कई घंटे बाधित रही। और डिमांड क्या थी मीना जी? नहीं, हंसने की बात नहीं, बड़ी गंभीर बात है। नए साल के दिन पूरा देश जश्न मना रहा था और किसान अपने बकाया गन्ने के भुगतान को लेकर के डोंगे में कूद रहा था। ये गंभीर बात है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर है गोला गोकर्णनाथ, पता कर लें। और बकाया कितना है? एक मिल पर पिछला 50 करोड़ का बकाया है और नया 2.5 करोड़ का बकाया है। ये हाल है उत्तर प्रदेश की। और जबकि ये कह रहे हैं, इन्होंने वादा किया था अभी पिछले 22 के भी चुनाव में कि 14 दिन के अंदर किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान कराएंगे और 14 दिन से 15 दिन जैसे होगा उस पर ब्याज शुरू हो जाएगा। अगर एक किसान को भी ब्याज दिया हो तो ये बताएं। दूसरी बात, कृषि सेक्टर बड़ा गंभीर सेक्टर है मीना जी। आजादी के बाद 1950 के लगभग भारत की जीडीपी में कृषि सेक्टर का 50% योगदान था, छोटा मोटा नहीं। और आज भी कृषि सेक्टर करीब करीब 43 आबादी का 43% रोजगार देता है। उसके बाद कृषि सेक्टर की दुर्दशा ये कर रखी है, जो कि वादा करके गए थे आय दोगुनी करने का, आज के दौर में करीब करीब लगातार 22 में 19 थी, 23 में करीब 18 थी और आज 17 जो उनका जीडीपी में जो इसका कृषि सेक्टर का योगदान है, लगातार गिर रहा। अगर आप अच्छी नीतियां बनाते तो लगातार ऊपर जाता, लगातार नीचे न गिरता। लेकिन सवाल उससे भी बड़ा यही है कि क्या किसानों के लिए जो नीति बनाएंगे उसमें किसान नेताओं की, किसानों की मांगों की, उससे संबंधित लोगों से आप कुछ बात करेंगे, उनसे उनकी असली समस्या को समझने का प्रयास करेंगे कि आप जो सोच लेते हैं वही सब कुछ सही है। आपको सपना आया, आपको कंपनी को लाभ देना था। मैंने बताया कि जो उन्होंने सब्सिडी में, सरकार ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। सरकार कोई सपना देखे और उसे पूरा करने के लिए डॉक्यूमेंट बनाए, ऐलान कर दे, घोषणा कर दे। नहीं मीना जी, आपने देखा नहीं, आप लगातार देखिए, चाहे जो कृषि कानून लेकर के आए थे उसमें भी कृषि नेताओं का कोई राय मशविरा नहीं हुआ था। तमाम उस सेक्टर से जुड़े लोगों का कोई राय मशविरा नहीं हुआ था। उसके बाद से किसान जो मांग करता है उसकी तो कभी ये बात ही नहीं करते, सिवाय अपनी मनमानी करने के कि किसान जो डिमांड कर रहा है उसको, उसके बजाय दूसरा कुछ अपनी बात लेके आ जाए। रामपाल जाट जी, लंबे समय से संघर्षरत है। रामपाल जी प्लीज आप सुनिएगा। किसान इतने लंबे समय से संघर्षरत है और किसानों को लेकर अगर सरकार कोई भी फैसला लेती है किसानों के साथ डिस्कशन किए बिना, क्या किसी भी सरकार के लिए ये उचित स्थिति है? या फिर जिन लोगों से चर्चा की गई है उनसे आपका मतलब जो किसान नेता है, क्योंकि यहाँ पर भी तो बड़ा बिखराव है ना। डॉक्टर मीना शर्मा, हम लगातार आज भी 11 बजे से 4 बजे तक उपवास पे हैं और उपवास के बाद में अपनी डिबेट शुरू हो गई। मुझे आश्चर्य यह है कि सरकार बाजारवाद को बढ़ावा दे रही है और बाजारवाद के कारण से किसानों का शोषण हो रहा है, किसानों की लूट हो रही है। आज बाजरे का बीज हम खरीदने जाएं तो 1 किलो का 400 रुपए चुकाना पड़ता है किलो का, और जब उसी बाजरे को बाजार में बेचने जाएं तो हमको दाम मिलते हैं 20 रुपए। तो 20 रुपए तो हमको प्राप्त होते हैं और हमको देना पड़ता है 400 रुपए। यही स्थिति टमाटर हो, मिर्ची हो, सरसों हो, सबकी यही स्थिति है। तो आज बीज कंपनियां माला माल है और किसान को उसका लाभ नहीं मिल रहा। इसलिए यदि ये बीज किसान को बनाना सिखा दे, खाद किसान को बनाना सिखा दे, तो ट्रेनिंग दो ना गांव में, किसान तो खुद ही तैयार कर लेंगे सब चीज। इसलिए ये इनकी जो टेक्नोलॉजी है, नवाचार है, इसके लिए प्रशिक्षण रखो। इसलिए सरकार ये नहीं करना चाहती, सरकार तो बाजार को छूट देना चाहती है लूट की। तो लूट की छूट देने के लिए ये जो बाजारवाद है इसको संरक्षण प्राप्त है सरकारों का ही।
जबकि सरकारों को चाहिए वे बाजारवाद के चंगुल से किसानों को मुक्त कराएं, इस दिशा में नीति बनाएं। और जो आज बात कही है, दोनों बात है, ये बाजारवाद से मुक्ति की बात नहीं है, क्योंकि बाजारवाद से किसान की मुक्ति होगी तो उसकी उपजों का दाम उसे मिलेगा। बाजारवाद से मुक्ति दिलाने की किसानों को जरूरत है केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार का ये जो फैसला है ये किसी भी सूरत में किसानों के पक्ष में नहीं दिखता है। किसान नेता, किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग तो कम से कम यहाँ पर यही कह रहे हैं। सत्ता पक्ष से बैठे हुए बालकृष्ण पांडे जी इस बात को जरूर सुन रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कि ये बात वो सरकार तक पहुंचाएंगे, उन लोगों तक जो कड़े फैसले लेने की क्षमता रखते हैं, लेते रहे हैं, लेकिन किसानों का इतने लंबे समय से जो संघर्ष चल रहा है उस पर विराम नहीं लगा पा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 में हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि केंद्र सरकार जब तक किसानों से बैठकर बात करके बुनियादी मुद्दों का समाधान नहीं करेगी, तब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा, बंद नहीं होने वाला है। और किसानों को इस तरह के लॉलीपॉप से किसी भी सूरत में संतुष्टि भी नहीं होने वाली है। न्यूज़ 24 में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।